एप्लीकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जो कस्टमर की रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है उनको एक्सेप्ट कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। एडमिन जो है वो क्रॉकरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जो हैं उनको वो ऐड कर सकता है, यानी कि ऐड मैनेज कर सकता है। मैनेज में ऐड करना, डिलीट करना, एडिट करना शामिल है और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे इसको व्यू होंगे और ये उनको डिस्पैच भी कर सकता है, यानी कि डिलीवर का जो स्टेटस है वो भी इसको शेयर कर सकता है। ये एप्लीकेशन का मेन पोर्टल। सबसे पहले जब हम इस एप्लीकेशन को रन करवाएंगे तो ये इंडेक्स का पेज रन होगा। इंडेक्स के पेज के ऊपर जो है ये इसका नेविगेशन ओके, हमारे पास ये टॉप है, नेविगेशन आ रही है। इसके बाद इसने क्योंकि लॉगिन करना है कस्टमर ने, तो कस्टमर का लॉगिन फॉर्म जो है वो दिया गया है। फॉर्म के अंदर हमने इसका मेथड जो है वो पोस्ट रखा है, यानी कि ये डेटा जब सेंड करेगा प्रोसेस फाइल को तो वो हिडन भेजेगा और इसकी जो एक्शन फाइल है वो process.login है। इसमें हमने सबसे पहले तो यूज़र से ईमेल लेनी है, तो ईमेल की हमने जो इनपुट फील्ड है वो उसकी टाइप जो है वो ईमेल ले ली और इसकी जो इस इनपुट फील्ड का नेम रखा है वो हमने ईमेल रख दी। दूसरी इनपुट जो है वो हम इस्तेमाल करें पासवर्ड की। पासवर्ड वो मिनिमम 4 डिजिट और मैक्सिमम जो है वो 7 डिजिट जो है वो ऐड कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक बटन जो है वो क्रिएट किया है लॉगिन का और दूसरा जो है वो रीसेट का। लॉगिन वाला जो है उसकी टाइप सबमिट रखी है, जो रीसेट वाला है उसकी टाइप दूसरा जो बटन है वो रीसेट का। रीसेट की टाइप जो है वो रीसेट है, वो फॉर्म की इनपुट फील्ड्स को रीसेट कर देगी और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसको खाली कर देगा। जबकि लॉगिन जो है, जब लॉगिन के बटन पे क्लिक होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का जो प्रोसेसिंग फाइल हमें दी है इस फाइल को ये इंफॉर्मेशन सारी भेज देगी। ये इसकी फ़ाइल है। सबसे पहले जो है वो सेशन स्टार्ट होगा, डेटाबेस का कनेक्शन इंपोर्ट होगा। डेटाबेस की फ़ाइल हमारे पास ये है। डेटाबेस की फ़ाइल में हमने 4 पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट जो कि यूआरएल होता है। यूआरएल हमने क्योंकि एग्जाम सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लोकल होस्ट पे डेटाबेस ऑक्यूपाई है। तो MySQL जो है वो हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे चल रही है अपाची के ऊपर, तो इसलिए हमने सबसे पहले अपाची को रन किया और उसके बाद हमने MySQL जो है उसको रन करके तो उनको लिंक करवा दिया। अब अगर ये सक्सेसफुली जो है वो रन हो जाती है तो ये यहाँ पे बैकएंड पे हमने इसको कमेंट कर दिया है कि डेटाबेस कनेक्शन क्रिएटेड या एस्टेब्लिश्ड का जो मैसेज है वो उसको कमेंटेड कर दिया है। और अगर कोई एरर आएगा तो ये इसको एरर डिस्प्ले करेगा। डेटाबेस का जो नाम है वो हमारे पास eCrockeryDB है। अब ये फ़ाइल क्योंकि बार बार इस्तेमाल होनी है तो हमने एक ही दफ़ा उसकी dbconfig के नाम से फ़ाइल को सेपरेट कर लिया और ऑटोमेटिकली वो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहा है। जहाँ जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी हम इस डायरेक्टरी में से इसको इंक्लूड कर लेंगे और इंक्लूड कर फंक्शन के थ्रू हम किसी भी और फाइल को इस रिसोर्स पे या किसी भी और रिसोर्स को इस फाइल के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं और वो एज अ कोड इस पर कंसिडर होगी। इसके बाद हमने ईमेल जो है ईमेल गेट की, क्योंकि बाय पोस्ट मेथड हम इसको भेज रहे थे। बाय पोस्ट मेथड हम इस लॉगिन फॉर्म का जो डाटा है वो उसको भेजा, तो हमने बाय पोस्ट ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू हमने इसको बताया कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से ईमेल को गेट करें, पासवर्ड को गेट करें और इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दें। स्टोर करने के बाद हमने डेटाबेस में कस्टमर टेबल में से जो है वो क्वेरी चलाई है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। तो उसका मतलब ये है कि कस्टमर्स के टेबल में से सारी वैल्यूज जो है वो रिटर्न करें। जब इसको कस्टमर्स के टेबल में ईमेल और पासवर्ड के साथ हमें ये मैच कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली जितना भी इसको डेटा मिलेगा वो रिटर्न करके रिज़ल्ट में स्टोर कर देगा। ये हमने इसको SQL क्वेरी को सेपरेट किया
जो कि हम यहाँ पे भी कर सकते हैं डबल कोटेशन के साथ, लेकिन हमने इसको सेपरेट स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके तो ये हमने वेरिएबल स्टोर यहाँ पे कर लिया। अब जब ये मेथड जो है ये MySQLi प्रोसीजरल का मेथड है, हमने इस पूरी एप्लीकेशन में MySQLi PHP का जो PHP के 3 डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होते हैं, जो कि डेटाबेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एक होती है PDO जो कि स्टैंडर्ड होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और तीसरा जो है वो MySQLi प्रोसीजरल इसको बोलते हैं। तो वो हमने यूज़ किया प्रोसीजरल के थ्रू, यानी कि ये इसका रहा मतलब कि एक ज़्यादा इजी जो वे है वो ये प्रोसीजरल होता है, हमने वो फॉलो किया। अब ये जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करवाएगा, डेटा मिला है या नहीं, उसका रिज़ल्ट जो भी रिटर्न मिला है वो रिज़ल्ट में स्टोर करेगा। इसके बाद इसने काउंट किया है नंबर ऑफ़ रोज़ को कि कितनी उसको नंबर ऑफ़ रोज़ मिली हैं, अगर इक्वल्स टू जो भी, अगर उसको कम से कम एक रिकॉर्ड भी मिल गया है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा काउंट, और ये इसको नेक्स्ट लॉगिन करवा देगा। और अगर ये काउंट इसको मिल गया तो इसको हमने कस्टमर जो है MySQLi फैच एसोसिएटिव मेथड के थ्रू हमने इस रिज़ल्ट में से वो पहला रिकॉर्ड जो भी था वो कस्टमर के तौर पे इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फैच एसोसिएटिव मेथड जो है ये पूरी रो का रिकॉर्ड गेट करके वेरिएबल को एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर देता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको मैनेज करना है। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि कस्टमर का जो स्टेटस है, जो भी रो मैच हुई है, वो इक्वल्स टू पेंडिंग है कि नहीं। अगर तो ये डबल इक्वल्स हो उसका मतलब है कि ये सिर्फ वैल्यू चेक करे, और अगर 3 हो तो इसका मतलब है कि ये भी चेक करे कि क्या ये पेंडिंग जो है ये ऑलरेडी स्टेटस वेरिएबल जो स्टेटस कॉलम के अंदर वैल्यू स्टोर है वो डेटा टाइप भी चेक करे दोनों की। तो अगर ये मैच कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये इसको, अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग मैसेज शो करेगा कि डियर कस्टमर आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी एडमिन की तरफ से अप्रूव नहीं हुई, और उसके बाद वो उसको वापस लोकेशन जो है यानी कि URL जो है वो उसको रीडायरेक्ट करवा देगा index.php पे। और अगर वो इक्वल्स टू रिजेक्टेड होगी तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्प्ले करेगा, और अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन कर रहा है तो फिर ये इसको सेशंस जनरेट करेगा। सेशंस भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं PHP के अंदर। PHP के अंदर जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल में यूज़ होते हैं, यानी उनके सारे लेटर्स जो हैं, पूरा वर्ड वो कैपिटल होता है। और उसके बाद ये दूसरी इसकी निशानी ये होती है कि ये यानी कि जो भी इसका आइकॉन है या सिंबल है वो सिंबॉलिकली ये अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होते हैं, और ये भी एज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स डील हो रहे होते हैं। इसको हमने ये इसके अंदर इंडेक्स डिफ़ाइन करके, तो जो भी कस्टमर हमें मिला था हमने उसकी वैल्यूज़ ID, नेम, ईमेल और यूज़र टाइप वो इसमें सेशन में स्टोर करवा दिए हैं। और अगर ये डेटाबेस में इसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा कि कस्टमर जो है वो ईमेल के अकॉर्डिंग नहीं है। और ये हेडर मेथड जो है ये PHP के अंदर रीडायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगर किसी पर्सन ने या कस्टमर ने रजिस्टर करना है तो ये इस पेज के थ्रू रजिस्टर करेगा। इसमें भी बाकी सारी वही चीज़ें हैं। सबसे पहले जो ऊपर नेविगेशन बार है इसकी, एडमिन डैशबोर्ड वगैरह, और इसके बाद कंटेनर। तो कंटेनर ये नेव के बाद हमने इसको क्रिएट रजिस्टर पे क्लिक करता तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर इसने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन और पासवर्ड जो है ये ऐड करने के बाद इसने रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है और एज रजिस्टर करना है न्यू कस्टमर के। और जब ये काम परफॉर्म कर लेगा तो ये सारा डाटा जो है फॉर्म बाय पोस्ट मेथड जो है वो रिटर्न इसको भेज देगा प्रोसेस register.php को। तो इसने भी सबसे पहले जो है वो कॉन्फ़िगर करना है DB को, यानी DB डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो इसके अंदर हमने इंक्लूड करवा लिया। सारा फॉर्म का डाटा रीड किया। यूज़र टाइप जो है वो हमने कस्टमर कर दी, और इसके बाद हमने सबसे पहले ये चेक किया कि इस ईमेल जो है इसके अकॉर्डिंग कोई ऑलरेडी यूज़र जो है वो कस्टमर्स के टेबल के अंदर स्टोर है कि नहीं, यानी कि रजिस्टर्ड ऑलरेडी किसी एक ईमेल से हो चुका है कि नहीं। अगर किसी एक ईमेल से एक से ज़्यादा ट्राई करेगा कस्टमर जो है तो वो उसको रजिस्टर नहीं करेगा। और फिर हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिज़ल्ट है वो हमने रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कर लिया, ये वेरिएबल है। इसके बाद हमने ये फ्लैग जो है ये चेक किया कि हमारे पास
ईमेल में ये जो हमने क्वेरी लगाई है कि ईमेल के अकॉर्डिंग कोई यूज़र मिल रहा है कि नहीं, वो हमने फ्लैग के अंदर स्टोर कर लिया। और अगर इस इक्वल्स टू ज़ीरो है तो उसका मतलब है कि डेटाबेस के अंदर जो कस्टमर्स का टेबल है इसमें वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रही किसी भी यूज़र के साथ, तो इसलिए वो उसको डेटाबेस में स्टोर करवा देगा। अब स्टोर करवाने के लिए हमारे पास इंसर्ट की क्वेरी है, कस्टमर्स का टेबल है, उसके अंदर हमने सारे कॉलम्स के नाम लिखे। कॉलम के नाम लिखने के बाद हमने उसको वैल्यूज़ बता दी कि हम इसमें क्या चीज़ें वैल्यूज़ जो है स्टोर करवा रहे हैं। तो वो वैल्यूज़ क्योंकि हमारे पास इन वेरिएबल्स में डाटा था तो वो हमने वन बाय वन इसको बता दिया और इसका स्टेटस जो है वो हमने पेंडिंग कर दिया है। इसके बाद हमने इस इंसर्ट वाली क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करवाया और अगर इसने डेटाबेस में सक्सेसफुली डेटा स्टोर कर दिया तो हमने इसको मेंशन कर दिया कि ये वापस रीडायरेक्ट करे, लेकिन रीडायरेक्ट करने से पहले जावास्क्रिप्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट का हमने स्क्रिप्ट ऐड किया और उसके थ्रू हमने कस्टमर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक अलर्ट डायलॉग जो है वो डिस्प्ले किया है। और अगर कोई एरर आता है तो फिर भी वो इको के थ्रू ये स्क्रिप्ट जो है ये रिटर्न करे, और जब ये रिटर्न करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एरर डिस्प्ले होगा। और अगर किसी भी वजह से इंसर्ट भी नहीं कर जो है वो उसको यूज़र भी नहीं मिला, यानी कि यूज़र ऑलरेडी ग्रेटर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है कि वो उसको रिकॉर्ड कोई ना कोई मिल गया, यानी कि ईमेल मैच हो गई है किसी ना किसी यूज़र के साथ, तो फिर वो मैसेज रिटर्न करेगा, डायलॉग जो है वो डिस्प्ले करेगा कस्टमर रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ईमेल ऑलरेडी इन यूज्ड। जब ये चीज़ें परफॉर्म हो जाएंगी तो बाकी हमारे पास इसमें फॉरगेट पासवर्ड है। फॉरगेट पासवर्ड पे ईमेल लिखा जाएगा, ईमेल के बाद न्यू पासवर्ड लिखा जाएगा और जहाँ पे ईमेल मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग ये इसको रीड करके प्रोसेस फाइल को भेज देगा। तो प्रोसेस फाइल जो है इसकी तो ये इसकी प्रोसेस फाइल जो है उसमें भी हमने सेशन स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट करने के बाद हमने उसको डेटाबेस की कनेक्शन फाइल जो है वो इंपोर्ट करवा ली। उसके बाद हमारे पास ईमेल और पासवर्ड जो नया पासवर्ड आया वो हमने स्टोर कर लिया। अब उसके बाद हमने डेटाबेस में ये चेक किया कि क्या हमारे पास डेटाबेस में कस्टमर्स टेबल के अंदर कोई वो ईमेल के साथ कोई यूज़र जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिज़ल्ट के अंदर उसने ये चेक कर लिया कि डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड मिला है कि नहीं। अगर रिकॉर्ड मिला है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक और एसक्यूएल की क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें हमने अपडेट की कमांड जो है एसक्यूएल क्वेरी वो हमने यूज़ करनी है कस्टमर्स टेबल के लिए। और सेट कमांड के थ्रू हमने पासवर्ड जो है वो नया पासवर्ड ऐड कर देना है, यानी पासवर्ड कॉलम के अंदर हमने ये वैल्यू ऐड कर दी। अब वेयर की क्लॉज लगाई, वेयर क्लॉज यानी कि जहाँ पे ईमेल मैच करेगी वहाँ पे ये पासवर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो है वो हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया। अगर ये सक्सेसफुली इसने अपडेट कर दिया डेटाबेस में तो ये रिटर्न हेडर के थ्रू हमें यूआरएल वापस ले जाएगा लॉगिन पेज पे। और अगर इसने किसी किस्म का एरर आया तो वो इसी पेज के ऊपर चेंज फेल्ड का मैसेज जो है वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। और अगर वो ईमेल ही किसी यूज़र के साथ मैच नहीं हुई तो फिर ये मैच फेल्ड का फॉल्स का मैसेज करेगा। इसी तरह से हमारे पास एडमिन का लॉगिन, तो एडमिन का लॉगिन भी पेज जो फ्रंट एंड है वो सेम एज इट इज़ सेम ही होगा, सिर्फ हमने उसका पेज का नेम सेपरेट किया हुआ है, बाकी सारी उसका सेम ही होगा। और जैसे ये सेम होगा, अब इसी तरह से जब एडमिन ने करना तो एडमिन का वो ईमेल और पासवर्ड लेगा। अब एडमिन की जो ईमेल है वो ये चेक करेगा एडमिन के टेबल में से, और जहाँ पे वो ईमेल मैच कर जाएगी उसका रिकॉर्ड कर लेगा। रिकॉर्ड पिक करने के बाद ये सेशन स्टार्ट करेगा और सेशन वेरिएबल्स के अंदर ये वैल्यू बुक कर देगा एडमिन की, और ये इसको एडमिन के डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स के पेज पे मूव करवा देगा, यानी रीडायरेक्ट करवा देगा। और अगर कोई एरर आता है तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको रीडायरेक्ट करवा देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं एडमिन के फोल्डर में। अब सबसे पहले इसमें डैशबोर्ड है, इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें भी इसको विजिबल है डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑर्डर जितने डिलीवर हो चुके हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, जितने कस्टमर्स सेव हैं इस सिस्टम के अंदर, जितनी इसको कस्टमर्स की रिक्वेस्ट है, रिजेक्टेड रिक्वेस्ट कितनी है ये काउंट करेगा बैकएंड पे। और इसके बाद कैटेगरीज कितनी इस डेटाबेस में है और उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रोडक्ट्स हैं।
तो ये इसके अकॉर्डिंग काउंट करके इसको डिस्प्ले करवाएगा। आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स पेज एडमिन का इंडेक्स पेज है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट करके हमने डेटाबेस जो है ये डॉट स्लैश के थ्रू, क्योंकि ये एडमिन ये पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर डीपी कन्फिग है और इसके अंदर हमने एडमिन का डायरेक्टरी जो है सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर वो हमने ओपन किया है और हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो डॉट स्लैश के थ्रू हम गेट करेंगे पेरेंट डायरेक्टरी को। तो वहाँ पे क्योंकि डीपी कन्फिग की फ़ाइल पड़ी है तो वो हमने इंपोर्ट कर ली। इसके बाद हमने सेशन क्योंकि स्टार्ट किया था तो सेशन को ये चेक किया कि क्या सेशन जो है वो एम्प्टी तो नहीं। अगर एम्प्टी है तो ये इसको रिटर्न ले जाएगा और वहाँ पे प्लीज़ लॉगिन एज एडमिन जो है उसको ये पॉपअप अपीयर करेगा अलर्ट डायलॉग जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और साथ ही ये जावास्क्रिप्ट में यूआरएल जो है वो रीडायरेक्ट करवा देगा जो इसकी मेन फाइल है इंडेक्स वाली फाइल। और अगर नहीं सेशन इनिशियलाइज्ड है तो ये चेक करेगा कि सेशन एम्प्टी तो नहीं है, जो सेशन नेम है सेशन ईमेल का जो इंडेक्स है वो भी खाली तो नहीं। और अगर ये सारी चीज़ें खाली नहीं है तो ये यूज़र नेम इक्वल्स टू सेशन नेम कर देगा, और अगर ये इसको खाली मिलेंगे कोई भी तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट जो है इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो इसमें ये डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं ये पहले डिफ़ाइन कर लिए बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर डिफ़ाइन करने के बाद जो है वो एक ही दफ़ा में मैंने 1 बाय 1 जो ऑर्डर्स हैं उनको काउंट करने के लिए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल में से जितने भी ऑर्डर्स हैं वो काउंट कर लिए। और अगर इसको ऑर्डर्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 है यानी कि ऑर्डर्स मिल गए हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये वाइल लूप चलाएगा। वाइल लूप के थ्रू ये 1 बाय 1 डिलीवर्ड ऑर्डर्स जो है वो उनको काउंट कर लेगा, और जो ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा उसको ये ऑर्डर इन प्रोसेस जो है उसके अकॉर्डिंग कर लेगा। सेम इसी तरह से कस्टमर्स को कर लिया कि पेंडिंग कितने हैं, रिजेक्टेड कितने हैं और अप्रूव्ड कितने हैं। जो अप्रूव्ड होंगे वो कस्टमर्स होंगे, जो रिजेक्टिंग होंगे वो रिजेक्टेड इक्वल्स टू ये इंक्रीमेंट कर लिए, और जो रिक्वेस्ट आई हुई है वो पेंडिंग है तो वो उसको एज अ रिक्वेस्ट कंसीडर करेगा। सेम इसी तरह से इसने कैटेगरीज़ को भी सेलेक्ट कर लिया, और जितनी भी कैटेगरीज़ मिलेंगे उनको वो काउंट करके कैटेगरीज़ के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। और इसी तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को भी कर लेगा, और जो जो चीज़ें इसको मिल गई हैं वो उनको काउंट करेगा, मतलब ये 0 करेगा उनको। और जब इनको डिस्प्ले करवाना तो सबसे पहले हमने नेविगेशन बार, ये क्योंकि साइड बार थी तो उसलिए नेविगेशन बार ही है ये, लेकिन इसको क्योंकि एज अ साइड बार हमने कंसीडर किया तो ये हमने उसके अकॉर्डिंग साइड बार के अकॉर्डिंग ये मैनेज की हुई है। अब इसमें कार्ड लेआउट हमने यूज़ किया, और कार्ड लेआउट के ऊपर क्योंकि टैब्स ये डिस्प्ले करनी थी, ये टैब्स हैं डिफरेंट तो इनको डिस्प्ले करना था, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे हमने इनके यूज़र नेम डिस्प्ले कर लिए। ये इसका टॉप बार मेन्यू ये जो हमारे पास है ये ऊपर वाइट कलर में, और साइड पे ये टॉप बार मेन्यू है। अब इनके बाद हमने क्योंकि टैब्स डिस्प्ले करनी थी तो डैशबोर्ड के बाद हमने स्टार टैब्स के नाम से कमेंट कर दिया, और इनके अंदर हमने ये डिस्प्ले कर दिया। तो जो जो हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर थी वो उतने हमने कार्ड्स बनाए और उतने ही वेरिएबल्स, और उनको काउंट करके हमने सेलेक्ट जो PHP के थ्रू हमने स्क्रिप्ट जो है वो ऐड किया हुआ है यहाँ पे ये वेरिएबल्स। तो उनको कैलकुलेट करने के बाद हमने उनको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने 1 बाय 1 ये स्पैन वेरिएबल्स जो है इसके थ्रू हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। जहाँ जहाँ पे वो नंबर ऑफ़ काउंट्स उसको मिलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग 2, 0, 3 ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करेगा। मैनेज प्रोफाइल है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने क्योंकि सेशन में स्टोर करवाई थी, तो व्यू प्रोफाइल .php के। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये हमने हर लाइन के हर पेज के ऊपर करनी है, तो ये कॉपी करके पेस्ट करके हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। सेम इसी तरह से इनके हेडर के अंदर ये सारी फाइल्स को लिंक करवाना था, हमने वो भी कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि एडमिन की आईडी जो है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी इन्फॉर्मेशन गेट करनी है डेटाबेस में से। तो डेटाबेस ऑलरेडी जो है हम कनेक्ट यहाँ पे करवा चुके हैं, इंपोर्ट कर चुके हैं। तो एडमिन के टेबल में से हमने जहाँ पे एडमिन आईडी मैच करेगी जो कि सेशन के अंदर थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर ले, और रीड करने के बाद एडमिन डिटेल्स के वेरिएबल में स्टोर कर दे। ये बेसिकली एसोसिएटिव अरे है, क्योंकि फैच एसोसिएटिव मेथड जो है जब इसको रिजल्ट को फैच करवाएगा तो वो सारा रो का रिकॉर्ड जो है वो ऐसा इंडेक्स ऐसा एसोसिएटिव अरे इसमें स्टोर कर देगा। अब इसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करनी है, तो फॉर्म जो है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा।
अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्प्ले करनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे डिस्प्ले करवा के, तो सेव चेंजेस के नाम से एक पर सबमिट का बटन है वो हमने कर दिया। और जब इसको प्रोसेस करवाएगा तो वो प्रोसेस प्रोफाइल अपडेट के नाम से एक पेज है, ये इसको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ये उसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है उसको ये चेंज कर सकता है, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो प्रोफाइल एडमिन जो है वो सेव कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको कर लिया। इसके बाद हमने क्योंकि एडमिन का टेबल अपडेट करना था, हमने अपडेट की क्वेरी लगाई, क्वेरी लगा के हमने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज कर ली। यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है और इसके थ्रू हमने ये चेक किया है कि जहाँ पे एडमिन आईडी जो कि सेशन के अंदर स्टोर है और यूज़र टाइप जो कि सेशन के अंदर स्टोर है, इसके थ्रू जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैच कर रही हों तो सिर्फ उस रिकॉर्ड को इसने अपडेट करना है। तो वो रिकॉर्ड अगर तो अपडेट हो गया तो ये इसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल अपडेट का सक्सेसफुली का मैसेज शो करेगा, और अगर नहीं हुआ तो वो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैनेज कैटेगरी। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी में व्यू कैटेगरीज़ के टेबल के अंदर सारी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन जितनी भी कैटेगरीज़ की हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। व्यू कैटेगरीज, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है ये कैटेगरीज़ के टेबल में से जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी गेट कर रहा है। ऑर्डर बाय टाइटल कर रहे हैं, सेंडिंग ऑर्डर में टाइटल जिनका सेंडिंग ऑर्डर में हो उसके थ्रू ये डिस्प्ले करें। तो इसके अकॉर्डिंग इसने सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर लिया। गेट करने के बाद हमने इसको टेबल के अंदर पुट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले तो एक टेबल बना लिया। टेबल में टी हेड के अंदर यानी कि जितने भी उसके हेडर हो हेडिंग्स होंगी वो हमने टी हेड के अंदर रो बनाई, और रो के अंदर टेबल हेडिंग के कॉलम्स बना के वो हमने यूज़ कर लिए टी एच के टैग के थ्रू। अब क्योंकि हमने एक से ज़्यादा जो कैटेगरीज हैं वो हमें डेटाबेस में से मिलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डेटाबेस में से सारा रिकॉर्ड जो है वो गेट किया था। उसके थ्रू हमने ये चेक किया कि इसको कोई रिकॉर्ड मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा तो ये अगर मिल गया है सारा रिकॉर्ड तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा इको के थ्रू टेबल के अंदर। तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो पिक्चर्स में सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। और हमने पैटर्न जो है वो डायनामिकली यहाँ पे जनरेट कर दिया कि अगर इसे एडिट करना है या डिलीट करना है, अगर ये डिलीट कर रहा है तो ये इसको कैटेगरी प्रोसेस डिलीट डॉट BSP और साथ इसकी ID भेजे, और अगर इसने एडिट करना तो ये कैटेगरी एडिट डॉट BSP और नेक्स्ट इसको ID भेजे, तो उसके अकॉर्डिंग ये इनको एडिट करके रिटर्न करे। डिलीट कर रहा है तो वो डिलीट कर देगा। अगर इसने कोई नई कैटेगरी को ऐड करना तो ये कैटेगरी न्यू पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे स्टोर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड कैटेगरी के लिए जो पेज है हमारे पास वो बेसिकली एक फॉर्म होगा। फॉर्म के ऊपर हमने इसको प्रोसेसिंग के लिए बताया कि ये प्रोसेस कैटेगरी न्यू डॉट BSP का पेज जो है ये ये फाइल इसका जो भी डेटा इसको भेजेंगे उसको प्रोसेस करें। हमने क्योंकि इमेज फाइल भी साथ कैटेगरी की भेजनी है तो उसके लिए हमें इनक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा जो है ये टैग ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से जितनी भी कैटेगरीज़ हमारे पास आएंगी, क्योंकि अभी कैटेगरीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। चूज़ फाइल के थ्रू हम इसको चूज़ करेंगे जो भी इमेजेस हमारे पास आएंगी, और इसके अकॉर्डिंग कैटेगरी टाइटल और डिस्क्रिप्शन अवेलेबल ये सारी चीज़ें, और जैसे ही इसको सेव करेगा वो उसे इसको सेव कर देंगे। वापस जो है वो इस पेज पे अगर इसने किसी चीज़ को एडिट करना तो ये हमारे पास एडिट URL पे पुट करके भेज रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है हमारे पास। तो जब इसने सबसे पहले ID को गेट कर लेना है, तो इसने URL में से ID को गेट किया है जहाँ पे कैटेगरीज़ के टेबल में वो ID मैच होगी। इसने उसको कैटेगरी की सारी इन्फॉर्मेशन को कैटेगरी के अंदर स्टोर कर दिया। इसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया। फॉर्म बनाने के बाद हमने इसको अपडेट कैटेगरी का टाइटल दिया उस फॉर्म को, और उसके अंदर हमने इसको बताया कि ये इस फाइल को प्रोसेस जो करेगी वो फाइल प्रोसेस कैटेगरी अपडेट। और इसको क्योंकि हम पिक्चर भी हमें लाजमी तौर पर ऐड करनी होगी एडिट करते हुए भी, तो हमने वो मल्टी पार्ट इनक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा जो है वो भी ऐड कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैनेज प्रोडक्ट्स का। मैनेज प्रोडक्ट्स में जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड होंगी ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसका भी सारा काम जो है वो मैनेज कैटेगरीज़ की तरह ही है, लेकिन जब हम इसको न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो सारी चीज़ें करने के बाद जो हमने प्रोजेक्ट इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो डायनामिकली  के लिए होगी, तो हम इसका सिर्फ स्पेसिफिक देख लेते हैं।
प्रोडक्ट न्यू। अब क्योंकि हमें कैटेगरी जो है वो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए सिलेक्ट का जो है सिलेक्टर ऑप्शंस, ये हमारे पास टैग एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। तो हमने सबसे पहला जो है वो सिलेक्ट का लगा लिया और उसको बता दिया कि ये कैटेगरी क्या है, और नेक्स्ट जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो सिलेक्ट कैटेगरी के नाम से। इसके बाद हमने डेटाबेस में से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी, सो जितनी भी कैटेगरीज हमें अवेलेबल हैं वो उनको गेट करे। गेट करने के बाद इफ़ कंडीशन में हमने उसको वेरीफाई किया कि कितनी हमें चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। तो उसके बाद हमने वाइल लूप चला के जितनी भी थी वो हमने ऑप्शंस के साथ डायनामिकली डिस्प्ले कर लिया। अब इनको भी क्योंकि ये फॉर्म है तो फॉर्म के साथ हमने जब प्रोडक्ट को ऐड करना है तो ये भी हम इसको पिक्चर भी भेजेंगे, तो इंक्रिप्शन टाइप इसको भी हमने ऐड कर दिया। तो प्रोडक्ट को जब प्रोसेस करेंगे यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी। तो ये फाइल सबसे पहले हमने ये वेरीफाई कर लेना है कैटेगरीज़ में भी और इसमें भी कि सबसे पहले जो इसको फ़ाइल मिल रही है वो ये चेक करे कि जो फॉर्म रिसीव हुआ है उसमें इसको इमेज भी रिसीव हुई है कि नहीं। अगर इसको इमेज भी रिसीव हुई है तो ये सबसे पहले वेरिएबल सारे जो है उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद पिक्चर नेम में ये पिक्चर का जो भी आई है उसका नेम स्टोर करेगा। फिर जहाँ पे इसको अपलोड करना है ये अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये इस फोल्डर के अंदर इसकी डायरेक्टरी बनाई है हमने, वहाँ पे इसको अपलोड करेगा। और फिर हमने जो भी पिक्चर है उसको हमने पिक कर लिया टारगेट पिक्चर के अंदर। इसके बाद ये मूव अपलोड फाइल जो है इसको हमने एक तो फाइल दे दी कि फ़ाइल कौन सी हम कर रहे हैं अपलोड मूव कर रहे हैं, फॉर्म्स का जो डेटा है वो उसको हैंडल करके इस डायरेक्टरी पे अपलोड्स के अंदर प्रोडक्ट स्लैश के फोल्डर में जहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं। तो साथ हमने टारगेट पाथ भी बता दिया कि कहाँ पे जाके ये सेव हो। अब अगर इसने सक्सेसफुली इसको कर दिया है तो देन जो है वो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि ये डेटाबेस की क्वेरी चलेगी जो डेटाबेस में प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर देगी और फिर अलर्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देगी। सेम इसी तरह से ही अगर इसको अपडेट करते हैं प्रोडक्ट को तो वो भी इसी तरह से ही न्यू फॉर्म की तरह इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इसने जो भी नई फाइल होगी वो उसको वहाँ पे अपलोड मूव करवाएगा यानी अपलोड करेगा। और अपलोड के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज की गई है या पिक्चर चेंज की गई है वो उसको अपडेट कर देगा डेटाबेस में भी। इसके बाद जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो ऑर्डर्स को डिस्प्ले करने के लिए हमने मैनेज ऑर्डर्स, व्यू ऑर्डर्स के नाम से हमारे पास पेज है। हमने इसके लिए एक टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमने उसमें कॉलम्स जितने भी हमें रिक्वायर्ड थे, जो भी हमने इंफॉर्मेशन ऑर्डर्स की डिस्प्ले करनी है उनको वो हमने ऐड करवा दी। और ऐड करवाने के बाद हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स और नेक्स्ट जो है ऑर्डर बाय डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना भी स्टेटस है वो हमने उसके अकॉर्डिंग, पेंडिंग वाले पहले हमारे पास आ जाएंगे, जो डिलीवर्ड है वो क्योंकि डी से स्टार्ट होते हैं तो वो हमने उसके अकॉर्डिंग वो बाद में आएंगे। तो ये 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन रीड करके उनको टेबल फॉर्म के अंदर पुट कर देगा। अब यहाँ पे अगर तो डिलीवर्ड है तो वो उसको डिस्प्ले करेगा, और अगर वो पेंडिंग में होगा तो वो एल्स के थ्रू यहाँ पे पेंडिंग होगा। और अगर ये पेंडिंग है तो वहाँ पे बटन हमारे पास आएगा, एक बटन जो है वो ऑर्डर आईडी यानी कि प्रोसीड ऑर्डर डिलीवर्ड.php, और इसके साथ जो भी ऑर्डर करंट ऑर्डर है जिसको ये करवा रहा है वो उस पर क्लिक कर देगा। यानी कि अगर इस यूआरएल पे क्लिक किया जाएगा तो ये यहाँ पे एक हमने आइकन शो किया है डिलीवर्ड का, और अगर इस पर क्लिक कर दिया जाएगा तो वो ऑर्डर जो है वो एज एन डिलीवर्ड डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, यानी उसका स्टेटस अपलोड हो जाएगा। जिस तरह ये हमारे पास डिलीवरी के ट्रक्स आ रहे हैं तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास 5 आ रहा है, इस ऑर्डर की ID 3 है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अब एक हमारे पास रह गया, बाकी हमारे पास स्टेटस जो है वो ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जितने भी हमारे पास कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रही होंगी। अगर हमने ये ग्रीन पे क्लिक कर दिया तो ये उसको अप्रूव कर देगा, क्रॉस कर दिया तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये हमारे पास अप्रूव और रिजेक्ट जो है ये भी काम कर रहा है। व्यू रिक्वेस्ट पे जाएगा तो ये इसको कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आई होंगी, जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट वो उनको डिस्प्ले करवा रहा है।
और इस पर क्योंकि अप्रूव का बटन है और रिजेक्ट का बटन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने अप्रूव और रिजेक्ट के 2 बटन जो हैं वो डायनामिकली जनरेट किए हैं, और इनको आईडी जो है वो डायनामिक मिलेंगी, यानी कि जो जिस रो का रिकॉर्ड वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसकी आईडी इसको मिल रही हो, और जो अप्रूव हो चुके होंगे वो व्यू कस्टमर्स के टेबल के अंदर इसको डिस्प्ले होंगे। और यहाँ पे हमने क्वेरी लगाई है इसको सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर स्टेटस इक्वल्स टू अप्रूव्ड, जिस कस्टमर का स्टेटस अप्रूव्ड है वो एज एन कस्टमर जो है यानी रजिस्टर्ड कस्टमर जो है वो एज अ डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे पास एडमिन की सारी जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो डिस्प्ले होंगी। मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज प्रोडक्ट्स, इसको लॉग आउट करेंगे तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये हमारे पास तो ये वापस हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमारे पास यूज़र जो है वो अमाइला के नाम से है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायनामिकली डिस्प्ले हो रहा है। बाकी सारी इसकी भी चीज़ें वही हैं, प्रोफाइल कैटेगरीज़, इसका प्रोफाइल कैटेगरीज़ और प्रोडक्ट्स का जो है वो थोड़ा सा चेंज है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो जब व्यू कैटेगरीज़ पे जाएगा तो इसको सारी कैटेगरीज़ जो है वो कार्ड लेआउट में नज़र आ रही होंगी, तो ये किसी एक पे मोर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेगा तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, यानी जितनी भी प्रोडक्ट्स किसी एक कैटेगरी की होंगी ये इसके अकॉर्डिंग इसने इसको भेजा कैटेगरी इक्वल्स टू डिनर सेट, तो वो जहाँ पे नेम मैच करेगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले करवाएगा। और अगर इसने ऐड टू कार्ट करना तो ये इसको ऐड टू कार्ट प्रोसेस कर देगा। अब व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर अभी सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रही हैं, तो ये जितने ऑर्डर्स इसने बुक किए हैं वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे विजिबल है। ये हमारे पास व्यू कार्ट है, व्यू कार्ट के ऊपर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो जितनी भी इसने प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट की थी वो डिस्प्ले हो रही हैं, उनके सब की प्राइसेस और क्वांटिटीज़ जो है वो काउंट हो गए तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। इसके बैकएंड पे जो है वो लेफ्ट ज्वाइन एसक्यूएल क्वेरी लगी है और उसके अकॉर्डिंग ये इनकी कैटेगरीज को भी डिस्प्ले करवा रहा है। कस्टमर्स के टेबल में से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो जब इसको किसी भी प्रोडक्ट की आईडी मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग इसने डेटाबेस में से वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो सबसे पहले इसको कस्टमर की आईडी जो कि सेशन में स्टोर थी वहाँ से इसने पर ले ली, उसके बाद इसने प्रोडक्ट आईडी जो है वो गेट की यूआरएल में से, और इसने डेटाबेस में से सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन थी रिक्वायर्ड वो सारी उठा के उसने नेम, प्राइस और कैटेगरी जो थी वो उसने गेट कर ली। इसने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कार्ड के टेबल के अंदर पुट कर दी और साथ इसने क्वांटिटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट 1 जो है वो ऐड कर देनी है। अब जैसे ये ऐड होगी तो ये इसको रिटर्न वापस व्यू प्रोडक्ट्स के टेबल पे ले जाएगा। अब जब इसने चेकआउट करना है तो चेकआउट के लिए इसके पास checkout.php का पेज है। व्यू कार्ट पे सबसे पहले जो है वो, क्योंकि कार्ट में से इसकी आईडी के अकॉर्डिंग सारी प्रोडक्ट्स होंगी तो ये मैंने एसक्यूएल हमने यूज़ किया है एसक्यूएल लेफ्ट ज्वाइन, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स टेबल में से और कार्ड्स टेबल में से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करेगा। गेट करने के बाद जहाँ पे सेशन आईडी मैच कर रही है यानी कस्टमर आईडी मैच कर रही होगी तो वहाँ से ये गेट करेगा और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिज़ल्ट में स्टोर होगी। नेक्स्ट इसने जितनी भी चीज़ें हैं वो काउंट कर लेनी है, काउंट करने के बाद उनको डिस्प्ले कर लेना है, जो कि ये हमारे पास डिस्प्ले हो रही है ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी। इनको प्राइसेस का टोटल और क्वांटिटीज़ का टोटल जो है वो यहाँ पे मैनुअली जो है वो बाय 1 ही होगा। जब इसने एक ही प्रोडक्ट को 2 दफ़ा ऐड करना है, 2 क्वांटिटीज़ चाहिए या 3 क्वांटिटी चाहिए तो वो उसके अकॉर्डिंग वो ऐड करेगा। किसी चीज़ को इसने डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसमें से डिलीट हो जाएगी। जब इसने चेकआउट पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली चेकआउट का जो है मेथड जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेकआउट करेगा। तो चेकआउट में सबसे पहले इसने ये चेक करना है कि सेशन एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी है तो इसको रिटर्न करे और चेकआउट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन सारी जो है ये फॉर्म वगैरह उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले कर देगा। प्रोसेस चेकआउट,
इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसने ये सारा ऑर्डर्स टेबल के अंदर पुट करनी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसको बाय पोस्ट मेथड मिल रही होगी। वन बाय वन इसने सारी चीज़ें गेट करने के बाद इसको डिलीवर कर देना, और उसके बाद जैसे ही सक्सेसफुली इन डेटा जो है वो ऑर्डर्स टेबल के अंदर स्टोर हो जाए, तो इसने कार्ट में से जहाँ पे सेशन आईडी मैच करेगी कस्टमर की, वहाँ पे उसने सारी जितने भी एंट्रीज होंगी ऐड टू कार्ट वाली, वो सारी रिमूव करके इसको रिटर्न कर देना। प्लेस करता है तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और इसके ऑर्डर्स जो हैं ये कंप्लीटेड ऑर्डर्स 2 हैं, और पेंडिंग ऑर्डर में ये एक एडर आ रहा है। जब कंप्लीटेड हो जाएंगे तो वहाँ पे वेयर की लगी हुई है पेंडिंग ऑर्डर्स। अब डेटाबेस में से इसने जब इंफॉर्मेशन गेट करनी है और उनकी सारी, तो वो वहाँ पे बताएगा कि जहाँ पे कस्टमर आईडी मैच कर रही है सेशन के साथ, यानी सेशन में मौजूद कस्टमर की आईडी मैच कर रही है, वहाँ से उठाए, और जहाँ पे स्टेटस इन प्रोसेस है सिर्फ वो ही डिस्प्ले करे। तो जहाँ जहाँ पे कस्टमर्स की जितने भी ऑर्डर्स टेबल के अंदर इसको मिलेंगे, और जो कि आईडी के अकॉर्डिंग होंगे, साथ जो है वो इन प्रोसेस होगा तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। और सेम इसी तरह से व्यू ऑर्डर्स के अंदर जितने भी इसके कंप्लीटेड ऑर्डर्स होंगे, ये उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे इसने जहाँ पे स्टेटस डिलीवर्ड होगा वो उसके अकॉर्डिंग काउंट करके तो वो उसको डिस्प्ले करवाएगा। तो ये इस एप्लीकेशन का सारा ओवरव्यू था। तो सेशन और उसके ये अब एम्प्टी है, तो ये इसके अकॉर्डिंग एम्प्टी है। लॉग आउट करेंगे तो ये इसको लॉग आउट करवा देगा।